Hello and welcome everyone. My name is Deepak Wadhwa and before I start this session I'm really sorry because previous video I have delivered almost 10 days ago. Actually from past 10 days I was missing this session because in the previous session I completed the part 1 of irrigation and part 2 was pending. I was also missing this part, but the problem is I was taking continuously 9 hours of classes. और 9 घंटे क्लासेस लेने के बाद थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम हो गई थी. आई विजिटेड डॉक्टर ने मुझे बोला कि ज़्यादा नहीं बोलना, तो एनी हाउ क्लासेस कम करके 6.5 घंटे फिर भी क्लास ले रहा था, पर जब तक थोड़ा ठीक नहीं फील किया तब तक यूट्यूब पे नहीं आया. बट नाउ आई एम फीलिंग गुड. तो आगे आज आपके सेशन क्या था शुरू करते हैं. पिछला काफी दिन हो गया हुए तो इसलिए एक बार के लिए रिकैप ले लेते हैं. पिछला जो सेशन था हमने उसे इरिगेशन से स्टार्ट किया था. इरिगेशन के मेथड को हमने पढ़ा था. आपको याद करवा दूं, इरिगेशन के मेथड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था. 4 टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड होते हैं. सरफेस मेथड, सब सरफेस मेथड, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन. इन 4 के अंदर हमने पहला शुरू किया था. पहला कौन सा? हमने सरफेस इरिगेशन को स्टार्ट किया था. सरफेस इरिगेशन जिसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था. कौन कौन से 2 पार्ट थे? एक था फ्लडिंग, दूसरा था फरो इरिगेशन. फरो से तो हमें स्टार्ट करना था सेकेंड पार्ट को, लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फ्लड इरिगेशन को कवर कर लिया था. फ्लड इरिगेशन या फिर फ्लडिंग, जिसमें पहला हमने पढ़ा था वाइल्ड फ्लडिंग. वाइल्ड फ्लडिंग मतलब जहां पे क्या करते हैं, बिना किसी कंट्रोल के पूरे एरिया में पानी को बहा दिया जाता है. ये वहां पे किया जा सकता है जहां पे स्लोप 2 to 3% तक हो. उससे ज्यादा स्लोप होगा तो वहां पे ये किया नहीं जा सकेगा. प्लस इसके अंदर बहुत सारे पानी का लॉस होता है और साथ ही साथ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से नहीं हो पाता. तो इस मेथड को उतना अच्छा नहीं माना जाता. उसके बाद हमने पढ़ा बॉर्डर इरिगेशन. बॉर्डर का मतलब क्या होता है? जब आप अपने खेत को नैरो स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. मतलब ये कहिए कि जैसे आलू की खेती के अंदर पोटैटो कल्टीवेशन में रिज एंड फरो बनाते हैं ना, वो रिज तो बड़ी बड़ी रिज होती है. ऐसी छोटी रिज बना के, जिसे बंड कह सकते हैं, बंड बना के खेत को अलग अलग क्यारियों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. जब अलग अलग क्यारियों में डिवाइड कर दिया तो बीच में आपने क्या बना दिया? बॉर्डर बना दिया. करना तो अब भी फ्लडिंग ही है, लेकिन इसे बॉर्डर मेथड कहा जाएगा. क्यों कहा जाएगा? क्योंकि अब पूरा खेत नहीं है, अब खेत को आपने बंड बना के डिवाइड कर दिया, जैसे तुमने तुम्हारा खेत करा हुआ है. यस, अगर आपने फ्लडिंग करी होगी तो आप वाइल्ड फ्लडिंग नहीं करते हो, आप बंड बना के वहां पे बॉर्डर इरिगेशन करते हो. बॉर्डर के बाद हमने चेक बेसिन और रिंग बेसिन 2 मेथड पढ़े थे. चेक बेसिन जहां पे आप पूरे खेत को छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर, बॉर्डर इरिगेशन में तो बंड बना के डिवाइड कर दिया, लेकिन चेक बेसिन के अंदर क्या किया जाता है? छोटे छोटे प्लॉट बना दिए जाते हैं जिसके अंदर पानी को रोका जाता है. कैसे प्लॉट बनाए जाते हैं? जिसे मान लो कि ये क्या है, ये मेरा एरिया है ना, ये क्या है, ये मेरा खेत है. इस खेत के अंदर अगर तो मैं बोलूं बॉर्डर इरिगेशन, तो देखो बॉर्डर इरिगेशन कैसे किया जाएगा. ये मैंने क्या कर दिया, यहां पे ये मैंने स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर खेत को डिवाइड कर दिया. तो अब जो इधर से मेरा मेन चैनल आ रहा है, इसके अंदर से पानी आएगा, और वो जो पानी इसके अंदर से आएगा उस पानी को मैं यहां पे दूंगा, यहां पे दूंगा और यहां पे दूंगा. तो ये तो क्या कर दिया, बीच में मैंने बॉर्डर बना दिया. तो इस तरह से तो अगर आप इरिगेशन करेंगे ना, तो इसे तो क्या बोला जाएगा, इसे तो बॉर्डर इरिगेशन कहा जाएगा. लेकिन बॉर्डर की नहीं, मैं तो चेक बेसिन की बात कर रहा था. किसकी बात कर रहा था मैं? चेक बेसिन की बात कर रहा था. चेक बेसिन की बात करेंगे तो चेक बेसिन के अंदर खेत को कैसे डिवाइड किया जाएगा. जैसे मान लो ये मेरा खेत है, यहां पे इस तरह से करूंगा तो ये तो हो जाएगा बॉर्डर इरिगेशन, पर ऐसे नहीं किया जाता. छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. अब इस तरीके से कर दो सर, पानी कैसे आएगा? एक्चुअली पानी के लिए क्या किया जाएगा, बीच में नालियां बनाई जाएंगी. क्या किया जाएगा पानी के लिए? इधर से आपकी मुख्य नाली आ रही है, ये मेन नाली है, मेन डिच है पानी के लिए, और इधर बीच में एक डिच बना दी गई है. अब इस डिच से क्या होगा, ये जो डिच है ये पानी देगी किसको? ये पानी अगर मैं इस प्लॉट को दोबारा से इस तरह से कर दूंगा, देखिए ये मान लो अब ये प्लॉट है, बीच में ही नाली आ गई, तो होगा क्या, पानी जो है ना, पानी अब इस नाली से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, और इधर के लिए एक और नाली बना दी जाएगी जो पानी को इधर सप्लाई कर देगी. तो इस तरह से जब छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, उसे कह दिया जाता है चेक बेसिन.
और एक आपने और पढ़ा था उस दिन, वो कौन सा पढ़ा था? वो आपने पढ़ा था इरिगेशन के अंदर चेक बेसिन के बाद कौन सा बेसिन? रिंग बेसिन। रिंग बेसिन क्या होता है? रिंग बेसिन का मतलब जहां पे आपके पास हॉर्टिकल्चर ट्रीज होते हैं, हॉर्टिकल्चर ट्रीज के सराउंड में आप क्या कर देते हो? गोल गोल रिंग बना देते हो, थाला विधि से कहा जाता है। तो गोल गोल रिंग बना देते तो क्या किया जाता है? पानी जो है ना, क्या होगा? ये आपस में जुड़ा, या तो ड्रिप इरिगेशन करते हैं इनके अंदर, ड्रिप नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक जो आपका रिंग है ना वो दूसरे रिंग के साथ जुड़ा होता है, पानी क्या होता है यहां से आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा हॉर्टिकल्चर ट्रीज के साथ किया जाता है। बस इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जब बीच में जो पेड़ होगा ना वहां पे थोड़ी सी मिट्टी डाल के तने के पास मिट्टी को भर दिया जाता है। सर तने के पास मिट्टी क्यों डालते हैं? ताकि पानी जो है ना वो डायरेक्टली स्टेम को टच ना करे, बिकॉज अगर डायरेक्टली स्टेम को टच करेगा तो स्टेम को खराब कर देगा। तो आप अगर थाला यानी रिंग बनाने वाले हैं तो रिंग में क्या करिए? फ्लैट कर दीजिए सरफेस को ताकि पानी अंदर भर सके, लेकिन स्टेम के पास थोड़ी मिट्टी चढ़ा दीजिए कि स्टेम को डायरेक्टली जो है वो प्रभावित या फिर अफेक्ट ना कर सके कौन? आपका वाटर। ये तो था हमारी पिछले क्लास तक का जो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था। इरिगेशन को हमने स्टार्ट किया था। अगर मैं इरिगेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूं तो दोबारा से बता देता हूं, फिर मैं आगे से चलूंगा। इरिगेशन को हमने क्या पढ़ा था? इरिगेशन की बात करेंगे तो इरिगेशन अपने आप में क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। क्या होता है बता दो सारे लोग? हाँ, आर्टिफिशियल क्या कर देना? एप्लीकेशन कर देना, किसका? वाटर का। अब आर्टिफिशियली एप्लीकेशन क्यों किया जाता है पानी का? देखिए पानी की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे तो ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो प्लांट होते हैं ना 85 to 95%, अगर बात करें किसकी? आपके प्लांट की, तो हमारे प्लांट का 85 to 95% बना ही किससे होता है? वो वाटर से बना होता है, जिसे आप प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हो, है ना? 85 to 95%। अब इसके अलावा अगर बोलेंगे तो हमारे प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, रेस्पायरेशन करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर रिक्वायर्ड होता है। स्टोमेटा बंद होते हैं, स्टोमेटा खुलते हैं, ट्रांसपीरेशन होता है, सरफेस के ऊपर से इवेपोरेशन होता है, सब कामों के लिए पानी रिक्वायर्ड है। अगर पानी नहीं मिला तो प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो पानी देना बहुत जरूरी है पौधों की टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? पौधों की टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए। सर टर्जिडिटी क्या होता है? देखिए टर्जिडिटी की बात करेंगे तो हिंदी के अंदर इसे सफीती दाब कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सफीती दाब भी कह देते हैं। सर वो क्या होता है? पौधा यार मजबूती से खड़ा रहता है। जैसे ये बोलिए वो जो गुब्बारा आता है, गुब्बारे के अंदर तुम हवा भर दो तो गुब्बारा एकदम स्ट्रॉन्ग सा लगेगा, हवा निकलेगी तो मुरझा सा जाएगा। ऐसे ही पौधे जब मुरझा जाते हैं वो विल्टिंग होता है, और जब सही से खड़े रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे सफीती दाब यानी कि टर्जिडिटी कहा जाता है। तो पौधों को, लीव्स को टर्जिड बनाए रखने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, इन सब कामों के लिए क्या जरूरी होता है? वाटर रिक्वायर्ड होता है। अगर सोर्स की बात करेंगे, है ना, हम जो इरिगेशन कर रहे हैं इस इरिगेशन के अलग अलग सोर्स क्या होते हैं हमारे पास। देखिए सोर्स की बात करेंगे तो सोर्स में जाऊंगा तो जहां पे आप सोर्स यूज करते हो तो सबसे मेजर सोर्स तो जो आ जाता है वो क्या आ जाता है? वो तो आपका आ जाता है ट्यूबवेल। क्या आता है बच्चों? सबसे जो मेजर सोर्स है वो तो ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल के बाद कहना चाहूंगा तो वो क्या आ जाएगा? रिवर। सॉरी यार, रिवर क्यों लिख रहा हूं मैं? रिवर से तो नहर निकलेगी, है ना। ट्यूबवेल आ जाएगा। ट्यूबवेल के बाद क्या आ जाएगा? आपकी कैनाल आ जाएगी। ट्यूबवेल के बाद जो मेजर सोर्स है, ध्यान रखना, इंडिया का मेजर इरिगेशन सोर्स जो है वो क्या नहीं है? वो कैनाल नहीं है, वो ट्यूबवेल है। तो ट्यूबवेल पहला सोर्स है, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो कैनाल है। इसके अलावा और अगर सोर्स की बात करूंगा, जो अलग अलग सोर्स है, वो टैंक हो सकता है, वो पॉन्ड हो सकता है, या फिर वो आपका वेल हो सकता है, या फिर अलग अलग जगहों से जहां से पानी क्या करते हो? स्टोर करके एग्रीकल्चर में देते हो, वो सारे सोर्स हो सकते हैं। इन सोर्स के अंदर मेजर जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है? ट्यूबवेल और कैनाल है। और अगर पूछा जाए इंडिया में सबसे मेजर सोर्स कौन सा, तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर सबसे मेजर कौन सा आ जाएगा? वो तो आपका ट्यूबवेल आ जाएगा। ये बात तो हो गई क्लियर। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि इरिगेशन के टाइप की बात करेंगे तो इरिगेशन बेसिकली 3 टाइप का हो जाता है। सर अभी तो आपने 4 टाइप का बोला था। जब मैंने 4 टाइप का बोला था तो मैंने कहा था सरफेस,
सब सरफेस और फिर ड्रिप और स्प्रिंकलर कहा था। लेकिन यहां पे क्या हो गया है, यहां पे तो क्या लिखा गया है, यहां पे ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रेशराइज इरिगेशन लिख दिया गया है। अब प्रेशराइज्ड की बात करेंगे तो प्रेशराइज मतलब जिसके अंदर प्रेशर लगाया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, मतलब जिसके अंदर पंप लगाया जाएगा। तो इस प्रेशराइज की बात करेंगे ना, तो इस प्रेशराइज के अंदर स्प्रिंकलर भी आ जाएगा और इसी प्रेशराइज के अंदर क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आपका ड्रिप भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसी में आपका ड्रिप भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप 4 प्रकार भी कह सकते हैं या फिर आप उसके 2 प्रकार भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 या 3 प्रकार। तो यहां मैंने 3 लिखे, सरफेस, सब सरफेस और प्रेशराइज्ड इरिगेशन। अब एक बार सरफेस को दोबारा से बताता हूं, दोबारा से मतलब बताता नहीं हो तो अभी आपको रिवीजन करवाया। सरफेस की बात करेंगे, सरफेस इरिगेशन की बात करेंगे तो सरफेस के अंदर मैंने 2 मेथड पढ़े थे। एक मेथड होता है आपका फ्लड या फिर फ्लडिंग, दूसरा आता है आपका फरो इरिगेशन। फरो से तो हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फ्लड के अंदर क्या लिखा, फ्लड के अंदर बोला गया वाइल्ड फ्लडिंग। देखो वाइल्ड वर्ड, कभी कभी चीजों को समझा मत करो, दिमाग का प्रयोग किया करो। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, अगर खुद पे विश्वास करके कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे ना तो आधी चीजें यूं ही आ जाती हैं। पता है कैसे, वाइल्ड फ्लडिंग को मत पढ़ो, वाइल्ड वर्ड बताओ क्या होता है। सर वाइल्ड मतलब जंगली। अच्छा, जंगली जानवरों को कंट्रोल कर सकते हो? सर नहीं, वो तो खुलेआम घूमते हैं जी, जहां जंगलों के अंदर घूमेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो कंट्रोल ना करके वो खुले छोड़ दिए जाते हैं, छोड़ा नहीं जाता, वो होते ही खुले। हम कौन है उन्हें खुले छोड़ने वाले, वो तो जंगलों के अंदर खुले हैं, है ना। तो ऐसे ही पानी को जहां तुमने खुले में छोड़ दिया, कोई रिज नहीं बनाई, कोई बंड नहीं बनाई, कोई चेक नहीं बनाया, कोई रिंग नहीं बनाया, बस खुले के अंदर छोड़ दिया ना खुले में। जैसे जंगलों के अंदर जानवर खुले में घूम रहे हैं, वो वाइल्ड एनिमल है, ऐसे ही खेत में अगर पानी खुले में घूम रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, अनगाइडेड मूवमेंट ऑफ वाटर हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका वाइल्ड फ्लडिंग हो जाता है, जो लगभग 2 से 3%, 3 भी ज्यादा हो जाएगा, 2% स्लोप तक पॉसिबल है, उसके बाद नहीं हो पाएगा, पर 2 to 3 लिखा जाता है। ओके, उसके बाद अगर बोले कौन सा, आपका बॉर्डर इरिगेशन। अभी आपको बना के भी दिखाया था मैंने, है ना, कि जब आप क्या करते हैं, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं आपके खेत को, मतलब क्यारियां बना देते हैं लंबी लंबी, और बॉर्डर इरिगेशन हो जाता है। बॉर्डर इरिगेशन के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, कि बॉर्डर कहां पे किया जाता है और क्या उसकी अडेप्टेबिलिटी होती है, ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद कौन सा आ गया आपका, चेक बेसिन, जहां पे आप क्या करते हो, चेक बना देते हो। चेक वाला मैंने आपको बताया, जैसे आप चेक शर्ट लेते हो, जैसे मेरी ये टी शर्ट है, ये तो प्रिंटेड है, क्योंकि प्लेन शर्ट टी शर्ट थी, उसके ऊपर ये प्रिंट करवा लिया गया। लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसे ऐसे बॉक्स से बने होते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सर ये तो चेक शर्ट है। यस, जैसे आप शर्ट को चेक बोलते हो ना, ऐसे ही आपकी इरिगेशन भी चेक हो जाती है, जहां पे आप क्या करते हो, बॉक्सेस बना देते हो। बॉक्सेस का मतलब इस तरह से नहीं, प्लॉट के अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे भी नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है, वो चेक बेसिन हो जाता है। पर वहां पे नुकसान होता है, बहुत सारी लैंड ना वो रिज बनाने के अंदर, बंड बनाने के अंदर चली जाती है, और साथ ही साथ थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है उसके अंदर। पिछला लेक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे। रिंग मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि रिंग की बात करेंगे तो रिंग मेथड का मतलब जहां पे थाला बना दिया, रिंग बना दिया आपने, कहां पे, आपके हॉर्टिकल्चर ट्रीज के साइड। चलो अब आगे आते हैं, अब आपको पुराना तो रिवाइज भी हो गया, याद भी हो गया। अगला चलते हैं और आगे कहां पे चलते हैं, अगली बात करते हैं फरो इरिगेशन की। किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं फरो इरिगेशन की। ठीक है जी, फरो इरिगेशन की बात करेंगे तो फरो की बात करने से पहले हमें फरो समझना पड़ेगा कि फरो होता क्या है। देखिए फरो की बात करेंगे बच्चों, फरो का मतलब क्या होता है, फरो का मतलब होता है, क्या होता है फरो का मतलब, फरो का मतलब होता है रिज एंड फरो की जब बात करेंगे तो हमें बोलना फरो क्या होता है, तो मुझे रिज समझाना पड़ेगा ना, फिर मैं आपको फरो बता पाऊंगा। रिज की अगर बात करेंगे तो मैं रिज समझाने के लिए एक टर्म समझा देता हूं, रिज भी समझ जाएंगे और मजा आ जाएगा, एक साथ में फ्री की टर्म और सीख लेंगे। वो फ्री की टर्म आपको क्या सिखाने वाला हूं, फोकिंग सिखाने वाला हूं, है ना। सर ये क्या होता है, अच्छा फोकिंग नहीं जानते, अभी मैंने कहा था चीजों को समझा मत करो, अपने आप पे विश्वास क्या करो, सब समझ आएगा। देखो फोकिंग नहीं समझ आया, फोर्क तो समझ आता होगा, हाँ सर आता है, फोर्क सबको पता है। सर फोर्क क्या होता है, फोर्क का मतलब कांटा होता है यार, है ना। मैं 2017 में पहली बार फ्लाइट में गया था, तो मेरा नया नया एक्सपीरियंस है, जब मैं नया नया फ्लाइट्स में जाना शुरू हुआ तब मैंने देखा, एक बार मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था और वो फ्लाइट वालों ने खाने के नाम पे समोसा दिया। वो समोसा नहीं था, इतना सा समोसे का बच्चा था।
अब वो समोसा तो दिया उन्होंने, और खाने के लिए भैया पता है क्या दिया, एक दिया स्पून, एक दिया फोक और एक दिया नाइफ। मैं को क्या बात है यार, हमारे यहां तो समोसे के लिए तीनों ही नहीं चाहिए होते, सीधा हाथ से उठा और खा लो। इधर 3 आइटम है, अब 3 आइटम है, गरीब आदमी कहां ये सब पता है यार, देखा नहीं कभी ये सब। तो क्या किया, आराम से बैठा रहा, दूसरे का वेट कर रहा हूं, तू खा फिर देखता हूं कैसे खाएगा। भाई दूसरे वाले ने क्या किया, पहले तो नाइफ उठाया, नाइफ जानते हो ना वो चाकू वाला नाइफ नहीं भाई, वो खाने के लिए अलग से मिलता है। उसने यूं यूं समोसा काटा, पहले तो ऐसे कांटे से पकड़ा एक साइड से, यूं यूं काटा, जब वो कट गया तो उधर से कांटा निकाला, इधर से कांटे से उठाया और खाया। मैं को यार ये तो बड़ी दुविधा की बात है, इतना सा समोसा है, खाने के अंदर 2 घंटे लग जाएंगे भाई ऐसे तो मैंने भी सोचा यार देखो इज्जत का सवाल है, एग्रीकल्चर वाले तो क्या हो गया ना, थोड़ा तो इज्जत मेंटेन करेंगे। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भाई साहब यूं यूं काटा उसको, फिर यूं उठाया फिर खाया। तब पता चला यार काटने में तो आधा घंटा लग गया, खाने में तो कुछ भी नहीं लगा, है ना। तो मैंने कहा भैया मैंने समोसा उठाया और सीधा खा गया। अब मैं ये वाली बात क्यों बता रहा था, मैं इसलिए बता रहा था बिकॉज वो फोक खाया ना, फोक से खाया। तो अब फोक जो होता है वो कांटा होता है, अब फोक से टर्म बन जाती है कौन सी, फोकिंग। फोकिंग किसके अंदर होती है, फोकिंग होती है रेडिश के अंदर या फिर होती है किसके अंदर, कैरेट के अंदर। कैरेट और रेडिश तो जानते हो ना भैया, है ना, गाजर और मूली, है ना। तो जब गाजर और मूली की बात करेंगे वो ऐसे होती है, ऐसे मतलब तो पेन है मेरा, लेकिन सीधी सीधी होती है, नीचे बढ़ती है। तो गाजर और मूली को ना नीचे बढ़ने के लिए मिट्टी ज्यादा चाहिए होती है, उसको मिट्टी ज्यादा चाहिए, इसलिए आप उसे प्लेन सरफेस पे नहीं उगाते हो, उसे आप कहां पे लगाते हो, आप उसे रिज पे लगाते हो। बता दो इनकी कल्टीवेशन, इनके साथ पोटैटो की बात कर देता हूं, उसको प्लेन सरफेस पे ना लगा के आप क्या करते हो, रिज के ऊपर लगाते हो ना, रिज के ऊपर इस तरह से मिट्टी चढ़ा दी जाती है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो वो तो हो गई रिज। अब अगर मैं ऐसे से रिज बनाऊंगा तो पानी कहां जाएगा, सर पानी नीचे भरेगा। वो जहां पानी नीचे भरेगा ना उसी को ही क्या बोलेंगे, उसी को ही फरो कहा जाएगा। समझ गए ना सारे लोग, फरो सबको समझ आ गया, ठीक है। तो अब जो पानी जाने वाला है वो किसके अंदर जाने वाला है, फरोज के अंदर जाने वाला है। किसके अंदर जाने वाला है, वो फरो के अंदर जाने वाला है। अब जो फरो की बात करेंगे, फरो के अंदर जाने वाला है, तो इरिगेशन तो हमने बोल दिया कि वो इरिगेशन कौन सा हो गया, वो इरिगेशन तो आपका हो गया फरो इरिगेशन। लेकिन अब फरो के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। क्या होते हैं, फरो के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं। बट टाइप डिस्कशन करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम फरो इरिगेशन कहां करेंगे। देखिए फरो इरिगेशन की बात करेंगे ना, तो हम फरो इरिगेशन कहां पे करेंगे। फरो इरिगेशन पॉसिबल नहीं है उन क्रॉप्स के साथ जिनको आप कैसे ग्रो करते हो, क्लोज ग्रो करते हो। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो होंगी उसमें आपने क्या किया, फसलों को बहुत पास पास लगाया है, तो जनरली क्लोज ग्रोइंग में नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जब बात करेंगे रो क्रॉप की, जिन क्रॉप्स को क्लोज नहीं, जिन क्रॉप्स को कैसे लगाया जाता है, रोज के अंदर लगाया जाता है। जिस क्रॉप को रो के अंदर लगाया जाएगा ना, उसके लिए क्या है भैया, उसके लिए ये वाली सुटेबल है। बात समझ आ गई, रो में लगाना है। सर ये तो बता दो रो में किसको लगाते हैं। अरे यार रो के अंदर देखिए, रो के अंदर मेज को लगा सकते हो, सोरघम को लगा सकते हो, है ना, उसके अलावा शुगर केन को लगा सकते हो। देखा है ना आप लोगों ने शुगर केन कैसे ग्रो होता है, तो रो के अंदर ही तो हो रहा है। मेज देखिए, मेज अक्सर आपने किसके अंदर हो रहा है, आपका रो के अंदर हो रहा है। उसके अलावा बोलूंगा कॉटन को रो के अंदर ग्रो किया जाता है, टोबैको को रो के अंदर ग्रो किया जाता है। तो जो रो ग्रोइंग क्रॉप है जिनको रो के अंदर ग्रो किया जाता है, इसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लो, सब लोगों ने देखा हुआ पोटैटो, पोटैटो ग्रो किया जाता है। तो जिन जिन फसलों को रो में लगाते हैं ना, उनके लिए क्या है, उनके लिए आपकी जो फरो इरिगेशन है ना, ये बढ़िया तकनीक है, इसे अच्छी तकनीक माना जाएगा। क्यों, कारण ये कि जब आप क्या करेंगे, जब आप फरोज के अंदर पानी देंगे ना, तो फरो के अंदर पानी क्या होगा, पहले तो पानी इनफिल्ट्रेट करेगा। जैसे मैंने फरो के अंदर पानी डाला, वो नीचे जाएगा। नीचे जाना मतलब जब आप फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर की बात करते हो, जो फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर होती है उसे क्या बोला जाता है, इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो पहले तो इनफिल्ट्रेट करेगा, लेकिन इनफिल्ट्रेट करने के बाद पानी क्या होगा, लेटरली फैल जाएगा, साइडों में चला जाएगा। तो फरो में पानी गया, फिर लेटरली फैल गया। वही तो हमें चाहिए था, बिकॉज हमारी जो फसलें हैं वो तो लेटरली ग्रो हो रही है ना। एक रो और दूसरी रो के बीच में जो बन गया वो क्या बन गया, फरो बन गया। तो लेटरली वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। ये जो मेथड है ना,
आप इसे जैसा कि मैंने बताया रो क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। और रो क्रॉप्स का अगर सोइल की बात करेंगे ना, सैंडी सोइल को छोड़ दो, उसके अलावा सबके लिए सूटेबल है ना। सैंडी सोइल को छोड़ दो, उसके अलावा सबके लिए सूटेबल है। मैं फरो इरिगेशन की बात कर रहा हूं और फरो के अंदर मैंने बोला कि सैंडी को छोड़ दो, मतलब नॉट सूटेबल फॉर सैंडी सोइल। सर जी ये बताओ कि सैंडी सोइल के लिए सूटेबल ये क्यों नहीं होता? अच्छा, जैसा कि अभी मैंने बात करी थी, क्या बात की थी कि जब बात करते हैं वाटर की तो पहले क्या होता है, इनफिल्ट्रेट होता है, फिर लेटरली स्प्रेड हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह कि सैंडी सोइल का इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। तो इनफिल्ट्रेट तो होगा लेकिन लेटरली स्प्रेड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि नीचे ही नीचे जा रहा है, एब्जॉर्ब ही होता जा रहा है, ऐसे साइड में जाएगा ही नहीं, वहां पे तो अच्छे से पानी मिल नहीं पाएगा। इसीलिए अगर बात करेंगे आपकी फरो इरिगेशन की, तो फरो इरिगेशन क्या है जी, नॉट सुटेबल है किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए। यहां तक बात क्लियर होगी? एक लवली सा वाई टाइप करो चैट के अंदर अगर आपको यह समझ आ गया कि फरो क्या होता है और फरो सुटेबल क्यों नहीं है सैंडी सॉइल के लिए। ठीक है, अब बात ही आती है कि ये जो फरो इरिगेशन किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ प्लेन एरिया में किया जा सकता है या फिर इसे जो एरिया है स्लोप वाले उनके अंदर भी किया जा सकता है? बताओ जरा सारे लोग, क्या इसे मैं प्लेन में कर सकता हूं या फिर इसे जो स्लोप वाले एरिया है, मान लो कि 5% का स्लोप है, 6% का स्लोप है, क्या ऐसे एरिया में किया जा सकता है? हाँ सर किया जा सकता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं ना। अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो 2 to 10% स्लोप के अंदर तो इसे किया ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फरो सीधी सीधी नहीं बनाई जा सकती। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक तो होती है स्ट्रेट फरो। स्ट्रेट फरो का मतलब क्या हुआ? अगर इस तरह से ये बीच में एक रिज है ना, ये क्या है, ये बीच में एक रिज है, रिज के साथ में क्या एक फरो है, तो फरो भी तो इस तरह से ही होंगी। तो इस तरह से अगर फरोज है ना, ये तो क्या है, ये तो आपकी स्ट्रेट फरोज है। क्या है ये तो स्ट्रेट फरोज है। लेकिन अगर क्या है, अगर स्लोपी लैंड है, अगर ढलान है, तो ढलान वाले केस में क्या, ढलान वाले केस में क्या किया जाता है, अक्रॉस द स्लोप बनाया जाता है फरो को। अक्रॉस द स्लोप क्या होता है उसको समझिए। देखिए, अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं, आप मेरे अक्रॉस कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, यूं, है ना। ये देखो, ये जो है, ये भाई साहब ये भिड़ गया है ना, कैसे भिड़ गया, ये यूं भिड़ गया, तो ये अक्रॉस द स्लोप है कि भाई ये तो इधर जा रहा था, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे आई है, अक्रॉस द स्लोप हो गया। तो ऐसे क्या किया जाएगा, स्लोप वाले एरिया में अक्रॉस द स्लोप कंटूर फरो बना दी जाएंगी। ये तो स्ट्रेट फरो है, लेकिन मान लो स्लोप को समझने के लिए बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं स्लोप को समझने के लिए? स्लोप को समझने के लिए बोलते हैं कि मान लो जो स्लोप है, इधर वाला एरिया क्या है, ये अप साइड है, और आगे वाला एरिया क्या है, ये मान लेते हैं डाउन साइड है। इधर लिख देता हूं डाउन साइड, है ना। ठीक है, तो उधर ऊपर की साइड है, इधर क्या है, डाउन साइड है। मतलब ये कि इधर से पानी इस साइड मूव करेगा क्योंकि वो ऊंचाई पर है, ये नीचे है, इधर से मूव करेगा। अगर तो तुम स्ट्रेट फरो बनाओगे फिर तो पानी एकदम से नीचे चला जाएगा, लेकिन यहां स्ट्रेट फरो नहीं बनाई जाएंगी। यहां पे जो फरोज बनाई जाएंगी ना, वो इस तरह से बनाई जाएंगी। इस तरह से फरोज बनाने से क्या फायदा हो जाएगा, ऐसा बनाने से क्या हो गया, ढलान तो इस साइड जा रही थी, है ना, ऐसे, लेकिन तुमने फरो बना दी ऐसे, तो क्या कर दिया, अक्रॉस द स्लोप कर दिया। तो अक्रॉस द स्लोप जो बना दी जाती है, ऐसे वाली जो है, इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको कह दिया जाता है क्या, आपका ये आपकी हो जाती है फरो। बट कौन सी, कंटूर फरो इसे कह दिया जाता है। अब अगर कंटूर फरोज की बात करेंगे तो कंटूर फरोज वाले केस में क्या होगा, जो कंटूर फरोज है वो बनाई जाएंगी कहां, जहां पे क्या किया जाएगा, जहां पे कंटूर फार्मिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जहां पे कंटूर फार्मिंग किया जाएगा, वहां पे इन फरोज को बनाया जाएगा। ठीक है जी, ये बात तो हो गई क्लियर। ओके, अब डेप्थ की बात करते हैं। डेप्थ मतलब कि इनकी गहराई, गहराई के बेस पे हमारी ये जो फरो है ना, इनको दो पार्ट पे देखो। ये तो था कहां पे, बेस्ड ऑन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बेस पे वो स्ट्रेट हो सकती हैं, या फिर अलाइनमेंट के बेस पे वो क्या हो सकती है, वो स्ट्रेट ना हो के आपकी कैसी हो सकती है, वो स्ट्रेट ना हो के कंटूर हो सकती है। अब बात कर रहे हैं गहराई पे।
गहराई की बात करेंगे तो दो तरह की होती हैं। एक कौन सी होती है? एक होती है डीप फरोज, जिनकी डेप्थ ज्यादा होती है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी कोरुगेशन। नाम सुना है? कोरुगेशन इरिगेशन। कोरुगेशन वहां किया जाएगा जहां पे क्या होती है? जहां पे कम गहराई वाली फरो होती हैं। कम गहराई वाली फरो बनाई नहीं जाती। जब लाइन सोइंग की जाती है ना, तो लाइन सोइंग में फरो काटी जाती है, उसके अंदर बीज डाला जाता है। तो लाइन सोइंग में अपने आप ही क्या बन जाती है? लो हाइट की कम गहराई की फरो बन जाती हैं। कम गहराई वाली जो फरो होती हैं उनको कोरुगेशन कहा जाता है। ज्यादा गहराई वाली फरो जो फरो है उनको डीप फरो कहा जाता है। तो आपको दो तरह की बातें क्लियर होगी, स्ट्रेट फरो, कंटूर फरो, फिर क्लियर होगा आपका डीप फरो और कोरुगेशन। अब फरो के अंदर जब इरिगेशन देनी है, फरो के अंदर जब आपको क्या करना है, जब आपको फरो के अंदर पानी देना है, तो पानी देने के लिए क्या किया जाएगा? पानी देने के लिए या तो क्या करो, अगर आपके पास सफिशिएंट पानी है तो भैया क्या कर दो? ऑल फरो इरिगेशन, सारी की सारी फरो के अंदर क्या कर दो? इरिगेशन कर दो। अगर आपके पास पानी नहीं है तो केजरीवाल फॉर्मूला यूज कर लो। सर वो क्या होता है? चिंता मत करिए, बता देंगे, सब समझाएंगे। ऑल्टरनेट फरो कर लो। अगर ऑल्टरनेट से काम नहीं चल रहा तो क्या कर लो? स्किप कर लो। अगर अब भी बात नहीं चल रहा तो बेस्ट मेथड यूज करो, जिसका नाम क्या होता है भैया? सर्ज इरिगेशन, जिसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आपके सर्ज इरिगेशन की। ठीक है, पहले ऑल फरो की बात करता हूं। देखो ऑल फरो का मतलब क्या है? जैसे मैं यहां पे फरो बना देता हूं कुछ एक, ताकि आप आराम से समझ आए। सी देखिए, अगर मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये मेरा खेत है और मेरे इस खेत के अंदर क्या है, यहां पे मैंने कुछ इस तरह से फरोज बना रखी हैं। फरोज मतलब रिज के साथ ही तो फरो होंगी। तो इनके अंदर क्या है? इनके अंदर पानी जाता है। ये अलग अलग फरोज हैं, कह दो ये जैसे मैंने 4 बनाई है, इसको 4 ना मान के तुम 10 20 30 40 मान लो। ये 5वीं हो गई और 6 फरो हो गई। इस तरह से क्या है? इस तरह से अलग अलग फरोज हैं आपके खेत के अंदर। तो पहला तो ये कि जब मेरे पास पानी सफिशिएंट है, जब मेरे पास पानी सफिशिएंट है तो मैंने सारी फरोज के अंदर ही पानी डाल दिया। सारी फरो के अंदर पानी डाल रहा हूं, नैरो स्ट्रीम के अंदर पानी जाएगा, नैरो स्ट्रीम में पानी जा रहा है, सारी फरो के अंदर जा रहा है, सारी फरो को पानी दे दिया। वो कौन सा इरिगेशन हो गया? वो आपका ऑल फरो इरिगेशन हो गया। कौन से वाला हो गया? वो आपका ऑल फरो इरिगेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑल्टरनेट फरो। ऑल्टरनेट फरो में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को याद कर लीजिए। क्यों याद करना है सर? याद इसलिए करना है, वोट देने की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा बीजेपी के वोट दो, कांग्रेस को दो, पता चले मैं बीजेपी क्या दो, कांग्रेस वाले मारने आ जाएंगे भाई। कांग्रेस की बात कर लो, बीजेपी वाले आ जाएंगे। कोई भी बात कर लो तो कोई सड़ने वाले आ जाएंगे। भैया बोलने वाले तो बैठे ही रहते हैं, तो बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों से, है ना। सांप भाई डसने को तैयार रहता है, उससे दूर से ही निकल जाना चाहिए, तो दिक्कत हो सकती है। बाकी सांप तो फिर भी अच्छा होता है, मनुष्य रूपी सांप आजकल बहुत है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। समझिए, मैं केजरीवाल फॉर्मूला की बात कर रहा था। केजरीवाल साहब जब दिल्ली में आए थे ना, तो उनको लगा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने एक फॉर्मूला लगा दिया, इवन ओड फॉर्मूला, कि एक दिन वो गाड़ी चलेगी जो इवन नंबर वाली है, एक दिन वो चलेगी जो ओड नंबर वाली गाड़ी है। उनको लगा इससे क्या होगा? ट्रैफिक कम हो जाएगा। और बात बनी नहीं। दिल्ली वाले पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने बोला अच्छा ये बात है। एक गाड़ी उन्होंने ले रखी थी इवन नंबर वाली, वो नई गाड़ी लेके आ गए ओड नंबर वाली। बोले एक दिन इवन वाली लेके जाएंगे, एक दिन ओड वाली लेके जाएंगे। तो उनका वो फॉर्मूला वहां तो बढ़िया नहीं चला, बट यहां चल जाएगा। अगर आपके पास पानी कमी है तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लो फरो को नंबरिंग देते हैं, मान लो ऐसे अलग अलग फरोज हैं आपके पास, 1 नंबर फरो, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से अलग अलग आपके पास क्या है? फरोज हैं। और पानी की आपके पास क्या है? कमी है। तो आप क्या करेंगे? ऑल्टरनेट फरो कर लेंगे। ऑल्टरनेट फरो कैसे किया जाएगा? जैसे मान लो इस बार मुझे पानी देना है, तो इस बार जो पानी है ना, मैंने वो किसको दिया? वो मैंने ओड वाली फरोज को दे दिया। बस इनको पानी दिया, बाकियों खाली छोड़ दिया। और जब अगली बार पानी दिया तब मैंने क्या किया? अगली बार जब पानी देने आया तब मैंने इनको पानी दे दिया, मतलब इवन नंबर वालियों को पानी दे दिया। तो आप देखेंगे मैंने पानी कैसे दिया है? मैंने ऑल्टरनेटिवली पानी दिया है, कि पहले एक को दिया फिर दूसरी को दिया। तो मैंने पानी कैसा दे दिया? ऑल्टरनेटिवली पानी दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद आ गया स्किप फरो। कौन सा आ गया आपका? अगला आ गया आपका स्किप फरो। ये क्या होता है सर? स्किप फरो की बात करिए, नाम ही बता दे रहा है। स्किप फरो
है ना। अच्छा पहले इसको बताता हूं, ऑल्टरनेट फरो और ऑल फरो में तो क्या किया आपने, पानी दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया काम हो गया। स्किप फरो की बात करेंगे। अब स्किप फरो में क्या किया जाएगा, स्किप फरो के अंदर क्या किया जाएगा, कुछ फरोज को छोड़ दिया जाएगा, पानी देना ही नहीं है वहां पे, तो कैसे वहां फसल भी लगाएंगे। देखो पानी की जब कमी होगी ना तभी ऐसा किया जाएगा, जब पानी है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पानी कमी है तो आपने स्किप फरो कर दिया, लेकिन फिर बाद में लगा कि पानी की अवेलेबिलिटी है तो वहां पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि जो कैच क्रॉप है उस तरह की क्रॉप को भी लगाया जा सकता है। वैसे तो कैच क्रॉप का मतलब होता है जब एक फसल खराब हो जाए और उस बचे हुए समय के अंदर, जो उस सीजन के अंदर फसल के खराब होने के बाद बच गया है, उसमें कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा लो तो उसको कैच क्रॉप कहा जाता है। इमरजेंसी क्रॉप भी उसे कहा जाता है और कॉन्टीजेंसी या कॉन्टीजेंट क्रॉप भी उसे कहा जाता है। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं कि स्किप फरो के अंदर आपने स्किप कर दिया है, पानी दिया ही नहीं है, क्योंकि यहां पे तो अल्टरनेटली दिया था ना, पहले इवन को दिया फिर ओड को दिया, यहां देना ही नहीं है भैया, छोड़ देना है। और अगला आ गया सर्ज इरिगेशन, इसको जरा अच्छे से पढ़ते हैं। सर इसमें क्या खास है, अच्छे से क्यों पढ़ाओगे, इसमें खास यह कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला आपका, सर्ज इरिगेशन। तो सबसे पहले तो सर्ज की ना बिना सोचे समझे याद कर लो एफिशिएंसी, क्योंकि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वर्ड आपको समझाता हूं फिर बताता हूं यार सबसे ज्यादा कम किसकी होती है। देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्लास ले रही हूं इस टाइम पे, अगर मैं क्लास के अंदर बातें ज्यादा करूं या आराम आराम से लिखता रहूं तो क्लास का टाइम ज्यादा जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्योंकि देखो आज के टाइम में क्या होता है, बच्चे को जब धीरे धीरे पढ़ाओ और कम पढ़ाओ तो बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा कहता है सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। लेकिन दिक्कत ये कि जब ज्यादा पढ़ाओगे तो नॉर्मल सी बात है बच्चों को कम समझ आएगा, लेकिन पेपर में आजकल थोड़ा नहीं आता, सिलेबस बढ़ गए हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप कम समय के अंदर ज्यादा पढ़ पाएंगे ना, तो वो क्या है, वो हाई एफिशिएंसी है। और कम समय में कम ही पढ़ पाए तो लो एफिशिएंसी हो गई। ऐसे ही आप जब क्या करते हैं, आप जब इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन करते टाइम जब आप इरिगेशन करेंगे पानी को देंगे, तो एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि आपने जो पानी दिया है ना, कितना दिया, समझने के लिए बोल देते हैं कि 10,000 लीटर पानी आपने दिया। वैसे 10,000 लीटर इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम है, समझने के लिए बोल रहे हैं। 10,000 लीटर पानी आपने दिया, इस 10,000 में से क्या हुआ, 6,000 लीटर पानी जो है वो तो कहां चला गया, वो तो आपकी क्रॉप के पास चला गया। और 6 के बाद जो बच गया 4,000 लीटर पानी, ये 4,000 लीटर पानी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। किसी भी तरीके से हो सकता है, इवेपोरेशन के अंदर हो सकता है, कन्वेंस लॉस हो सकते हैं, और भी कोई लॉस हो, 4,000 लीटर वो वेस्ट हो गया। तो आप देखेंगे 10,000 में से फसलों के पास कितना जा पाया, फसलों के पास जा पाया कितना आपका, ओनली 60%। 10,000 में से 6,000 गया तो 60% हुआ ना। तो आपके इस इरिगेशन सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60% हो गई। कितनी हो गई, 60% हो गई। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आप टोटल वाटर में से कितना क्रॉप्स को दे पाते हो, फिर कितना क्रॉप्स को मिल पाता है, कितना खेत में प्रॉपरली डिलीवर हो पाता है, उसको एफिशिएंसी कहा जाता है। तो जितनी वेस्टेज ज्यादा होगी उतनी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। जितनी वेस्टेज कम होगी उतनी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। एफिशिएंसी वर्ड समझ गए। अगर एफिशिएंसी वर्ड समझ गए तो अब बात करो कि एफिशिएंसी जो है ज्यादा किसकी होती है। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तो सर्ज की नहीं होती है। सारे लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी है वो तो कौन से सिस्टम की होती है, वो होती है हमारे ड्रिप इरिगेशन की। कितनी होती है, वो होती है मोर देन 90%, या फिर उसे लिखा जाता है 90 से 95%। पहले तो यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वाटर सेविंग अलग होती है, एफिशिएंसी अलग होती है। एफिशिएंसी तो मैंने आपको बता दी। वाटर सेविंग का मतलब हो गया आप टोटल वाटर कितना सेव कर पा रहे हैं, है ना, टोटल पानी कितना सेव कर पा रहे हैं एज कंपैरेटिव टू ट्रेडिशनल मेथड। कि जब मैं सरफेस में था तो सरफेस के अंदर मुझे उस क्रॉप को 20,000 लीटर पानी देना पड़ता था। अब मैं एडवांस मेथड के अंदर आ गया, ड्रिप के अंदर आ गया, और मुझे 12,000 लीटर पानी देना पड़ता है। तो मैंने क्या कर लिया, 20 से 12 पे आ गया, मतलब 8,000 लीटर पानी की बचत होगी, मतलब 40% पानी की मैंने क्या कर ली, बचत कर ली। तो वाटर सेविंग अलग होता है, एफिशिएंसी अलग होता है। तो फिलहाल मैं एफिशिएंसी की जिसकी बात कर रहा हूं, तो सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी तो ड्रिप इरिगेशन की होती है जो 90 से 95% होती है। बट एफिशिएंसी की बात करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट जो एफिशिएंसी है ना, सेकंड हाईएस्ट
एफिशिएंसी जो होती है वो आप लोग समझ गए हो, वो किसकी होती है? वो सर्ज इरिगेशन की ही होती है। कितनी होती है सर? वो 90 से 95% थी, लेकिन सर्ज इरिगेशन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी कितनी? वो हो जाएगी 85 टू 95%। कितनी हो जाएगी? 85 टू 95% हो जाएगी। ठीक है, 85 टू 95 बोल गया शायद मैं, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लीजिएगा अगर मैंने गलत बोल दिया है। तो 85 टू 90% की क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। अब सर्ज की बात करेंगे तो जो सर्ज इरिगेशन है ना, सर्ज इरिगेशन को ऑन ऑफ इरिगेशन भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई लोगों? ऑन ऑफ इरिगेशन भी कहा जाएगा। और सर्ज इरिगेशन को ही इंटरमिटेंट इरिगेशन भी कहा जाएगा। दो वर्ड हमने दे दिए हैं, एक हमने कहा है ऑन ऑफ इरिगेशन और दूसरा हमने क्या कहा है? इसे इंटरमिटेंट इरिगेशन। क्यों कहा? अच्छा, ऑन ऑफ को समझाने के लिए मेरा फोन उठा लेता हूं एक बार। सर फोन क्यों उठा रहे हो? वो ऑन ऑफ समझाना है ना। अगर मैंने इसकी स्क्रीन को ऑन किया और अब इसे ऐसे रख दिया, रात के 10 बज रहे हैं, वैसे आपको हमारी मेहनत को देखना चाहिए, पर ये तो 10 ही बज रहे हैं, कभी कभी तो रात के 2 ही बज रहे होते हैं स्टूडियो के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, आपके लिए सब कुछ है ना। अभी मैंने स्क्रीन को ऑन कर दिया, मैं इसे आराम से रख दे रहा हूं, ये मैंने अब नीचे रख दिया है ना। ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं, इसे लॉक नहीं किया, पर ये अपने आप ऑफ हो गई। अब अगर तुम मुझे फोन करोगे तो ये अपने आप ऑन हो जाएगी, एकदम से बजना स्टार्ट हो जाएगी, फोन आएगा, मैं उठाऊंगा, मैं कान से लगाऊंगा, स्क्रीन अपने आप फिर से बंद हो जाएगी, राइट। तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती है ये। ऐसा ही होता है हमारा सर्ज इरिगेशन, है ना। सर्ज इरिगेशन भी क्या होता है? सर्ज इरिगेशन भी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है। पहले तो आपको याद करवा दूं, सर्ज इरिगेशन जो है वो कोई नया नहीं है। हम फरो इरिगेशन के टाइप को पढ़ रहे थे, जहां हमने ऑल फरो, ऑल्टरनेट फरो और स्किप फरो को पढ़ा। उसी के अंदर जो हमारा चौथा टाइप है वो कौन सा है? वो सर्ज इरिगेशन है। तो सर्ज इरिगेशन की जब बात करते हैं ना, तो यहां पे क्या होता है? पानी एकदम से नहीं जाता। देखो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको फरो बना के दिखाता हूं, उसके अंदर पानी डालते हैं। देखो 2 फरो बनाएंगे, है ना। एक फरो के देखो यहां पे मान लेते हैं, ये क्या है? ये मेन आपका वाटर चैनल है, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर पानी है, राइट। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मान लीजिए ये जो है ये क्या हो गया? ये आपका पानी हो गया। ओके, उसके बाद आगे बनाते हैं 2 फरोज। क्या बना रहे हैं? 2 फरोज बना रहे हैं, ठीक है। एक फरो के अंदर पानी डालेंगे लगातार, ये यहां से एक फरो जा रही है, ठीक है जी। इस फरो के अंदर तो पानी डालेंगे लगातार, और एक फरो बनाते हैं नीचे, जिसमें लगातार नहीं डालेंगे, जिसके अंदर पानी डालेंगे। किससे? सर्ज इरिगेशन मेथड से। ये मैंने एक और फरो बना दी यहां पे, और इसके अंदर क्या करेंगे? पानी डालेंगे सर्ज इरिगेशन से। तो पहले सर से नहीं, पहले ऊपर वाला काम कर लेते हैं, फिर नीचे आएंगे। पहले लगातार पानी डालते हैं, है ना। मान लीजिए यहां पे क्या हो गया? यहां पे आपकी जो ये फरो है खत्म हो गई है, ठीक है। यहां पानी डालते हैं, इधर पानी यहां से आना स्टार्ट हुआ, ये पानी आ रहा है, लगातार पानी जा रहा है। जब फरो यहां भर गई, आपने इसे रोक दिया। किसको रोका? यहां से पानी को रोक दिया। आपने सोर्स से तो पानी को रोक दिया, बट आप बताइए क्या यहां से पानी रुकेगा? रुकेगा मतलब ये नहीं कह रहा कि खेत से बाहर जाएगा, खेत से बाहर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन मिट्टी के अंदर जाके लेटरल स्प्रेड जो होता है, उससे तो क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा ये पानी। क्यों जाएगा? आप पानी को रोक नहीं सकते, आप बस बाउंड्री के अंदर रोक सकते हो। अब एक बात बताओ, नहर जो बनी होती है, नहर में बाउंड्री तो होती है, लेकिन क्या नहर के साइड वाले खेत पानी नहीं जाता है? जाता है ना पानी तो भाई रात में, है ना। तो वो क्या हो गया? साथ वाले खेत में पानी जाता है, क्योंकि पानी को आपने बना तो दिया नहर, लेकिन पानी की मूवमेंट नहीं कंट्रोल कर पाएगी, सीपेज होगा ही होगा। तो यहां आते ही आपने बंद किया, लेकिन पानी आगे चला गया। ऑन ऑफ इरिगेशन, अब सर्ज से यहां पानी देते हैं। देखो सर्ज से जब पानी दिया जाएगा, तो सर्ज से पानी देने पर क्या होगा? इधर से पानी दिया, पानी आ रहा था, उधर से ऑफ हो गया, पानी यहां पे रुक गया। अब पानी तो सोर्स से रुका है ना, लेकिन यहां तो क्या होगा? थोड़ा आगे तक चला जाएगा, फिर से ऑन हो गया, यहां तक पानी आया, फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर से ऑफ हो गया।
अब ऑफ तो आपने किया ना, लेकिन पानी तो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। फिर से पानी आना स्टार्ट हुआ, पानी आगे चला गया, ऑफ हो गया, आगे चला गया, ऑफ हो गया, आगे चला गया, ऑफ हो गया। अब यहां पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। साथ साथ इधर जब ये ऑन ऑफ होके जा रहा है तो वाटर की क्वांटिटी आपको कम यूज करनी पड़ेगी, और वाटर की क्वांटिटी कम यूज करोगे तो उससे क्या हो जाएगा भाई लोगों, उससे आपका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी कम यूज कर रहे हो तो वेस्टेज कम हो गई। साथ साथ ऑन ऑफ मतलब एक बार डाल रहे हो फिर रुक जा रहे हो, डाल रहे हो फिर रुक जा रहे हो, इससे क्या होगा, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगा। तो वाटर का वेस्टेज कम हो जाता है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाता है। इसे ही कहते हैं सर्ज इरिगेशन, जो लेके आता है कितनी एफिशिएंसी को, 85 to 90% की एफिशिएंसी को लेके आता है। खत्म हो गया यहां पे आपका सरफेस इरिगेशन। चैट के अंदर प्यारा सा वाई लिखिए अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो। अब आपको अलग बात है कि ये रिकॉर्डेड वर्जन है, मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं तो ये लेक्चर रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके सामने तो दिन में आ रहा होगा, लेकिन चैट में वाई लिखिए। क्यों लिखिए, मैं इसको लाइव ले लेता लेकिन रिकॉर्ड किया ताकि मैं इसकी एडिटिंग करवा सकूं, कुछ कुछ फोटोज कुछ कुछ वीडियोस लगा के आपको अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं, है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आए। बिकॉज जब तक चीजों को विजुअलाइज नहीं करेंगे ना तब तक समझ नहीं आएगा। और विजुअलाइज करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है इमेजेस को देखना। या तो अपने टीचर को बोलो वो इमेजेस दिखा दे, कैसे दिखा दे, पीपीटी बना के। मैं आलसी इंसान हूं नहीं, मैंने इसकी पीपीटी भी बनाई है। ये पढ़ाने के बाद मैं आपको पीपीटी भी दूंगा, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, मैं आपको क्विज भी दूंगा, है ना। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने पिछले टोटल लेक्चर्स की पीपीटी शेयर कर दी थी, इस वाले की भी लेक्चर अटेंड करना पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज एग्री कोचिंग चंडीगढ़, वहां पे मिल जाएगी। आगे चलते हैं। मैंने यहां पे सरफेस आपको समझा दिया, सरफेस जिसके अंदर मैंने फ्लडिंग के टाइप आपको पढ़ाए, फरो के टाइप आपको पढ़ा दिए। यहां तक आपने बताया कि क्लियर हो गया है। आगे चलेंगे, छोटे से इरिगेशन की बात करेंगे। सर छोटा सा कौन सा होता है भाई, छोटा सा होता है आपका कौन सा, सब सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस पढ़ रहे थे ना, सरफेस के बाद क्या आ गया, सब सरफेस आ गया। लेकिन सब सरफेस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे ही नहीं, ज्यादा पढ़ेंगे किसके बारे में, ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज ड्रिप और स्प्रिंकलर इंपॉर्टेंट है, प्रेशराइज्ड इरिगेशन है, नया टाइप ऑफ इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन इसे कहा जाता है, और वो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। लेकिन सब सरफेस एक टाइप तो है, सब इरिगेशन एक टाइप तो है, तो थोड़ा सा जान लेंगे। तो जैसा कि पहले तो ध्यान रखिए सरफेस है ही नहीं, क्या लिखा हुआ है, सब सरफेस लिखा हुआ है। इसे सब सरफेस इरिगेशन भी कहा जाता है, और इसे कभी कभी सब इरिगेशन भी लिख दिया जाता है। सरफेस मतलब सब सरफेस या फिर सब इरिगेशन भी इसे लिख देते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर सरफेस के ऊपर नहीं, सरफेस के नीचे, सरफेस के नीचे या तो ओपन डिचेस बना दी जाती हैं, है ना, मतलब नालियां बना दी जाती हैं, या फिर ओपन डिचेस नहीं बनाना तो नीचे पाइप को डाल दिया जाता है। सर पाइप कैसे डालते हैं, एक्चुअली जो पाइप आप नीचे डालते हो ना, ये पाइप ड्रिप इरिगेशन का पार्ट हो जाता है, जहां पे आप ड्रिप इरिगेशन को क्या कर सकते हो, सरफेस पे भी कर सकते हो, सब सरफेस पे भी कर सकते हो। तो वो ड्रिप वाली पाइप को जब आप क्या कर देंगे, ड्रिप वाली पाइप को जब नीचे डाल देंगे, नीचे डालेंगे ड्रिप वाली पाइप को, तो वो क्या हो जाएगा भाई लोगों, वो आपका नीचे चला गया तो सरफेस ना होके कैसा हो जाएगा, वो आपका सब सरफेस इरिगेशन हो जाएगा। सर कितना नीचे डाला जाता है, जो आप डिचेस या फिर पाइप को डालेंगे ना, यूजुअली वो डाला जाता है 30 से 75 सेंटीमीटर नीचे। बाकी डिपेंड करेगा कि कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हो, किस तरह का एरिया है, उस हिसाब से 30 to 75 सेंटीमीटर बिलो आप क्या करते हो, वहां पे ट्रेंच को, यानी कि जो आपकी डिच है, यानी कि जो नालियां, उनको बना देते हो, या फिर आप पाइप को डाल देते हो। ये जो नालियां बनाई जाती है, इनमें आपस में दूरी कितनी होती है, आपस में दूरी होती है 15 से 30 मीटर की। कितनी होती है, 15 से 30 मीटर, क्योंकि एक नाली आ गई, अगली नाली आई, अगली नाली आई, इनके बीच में दूरी कितनी होगी, 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी इनके अंदर होगी। ये बात भी समझ आ गई। अब लास्ट में बात यह आ जाती है कि सर एक डाउट है, वो डाउट है कि सर प्लांट तो सरफेस के ऊपर है
उसकी जो रूट है, ये मान लो प्लांट है, राइट, इसकी जो रूट है सर, वो रूट तो नीचे की तरफ है ना, लेकिन सर आपने जो पानी डाला वो तो आपने रूट से भी नीचे डाला है, तो सर जड़ों तक कैसे पहुंचेगा? जड़ों तक पानी जाएगा किससे? कैपिलैरिटी से। कैपिलैरिटी जानते हैं, कैपिलरी वाटर तो जानते होंगे ना यार। कैपिलरी वाटर क्या होता है? कैपिलरी वाटर होता है आपका वो पानी जो माइक्रोपोर्स के अंदर, एक होता है मैक्रोपोर्स, एक होता है माइक्रो, जो माइक्रोपोर्स के अंदर रुक जाता है ना पानी, वो कैपिलरी वाटर होता है। और कैपिलरी वाटर जो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे, मतलब वो माइक्रोपोर्स के अंदर फ्रीली मूव करता है, जैसे थर्मोमीटर के अंदर पारा, मरकरी मूव करता है ना, ऐसे माइक्रोपोर्स के अंदर कौन मूव करता है? ऐसे ही माइक्रोपोर्स के अंदर मूव कर सकता है कौन? आपका वाटर फ्रीली मूव कर सकता है, तो वो नीचे से ऊपर आ जाएगा बाय द एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी और बाय द यूज ऑफ कैपिलैरिटी। जो नीचे जड़ों के पास पानी है वो क्या आ जाता है? नीचे, जड़ों के नीचे जो पानी है वो जड़ों के पास आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सब सरफेस इरिगेशन करते हैं। इसके बड़े सारे फायदे हैं। सबसे मेन फायदा तो यह है कि किसी भी तरह के क्या करेगा ये? कोई भी नुकसान नहीं करेगा। सर नुकसान का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आपको क्या करना है, कोई भी टिलेज प्रैक्टिस करनी है, कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, ये इंटरफेयर करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? सारा काम तो जमीन के नीचे है, आराम से जो तुम्हें करना है कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। साथ साथ क्या होगा? आप इरिगेशन के टाइम पे मैन्योरिंग वगैरह नहीं कर सकते जनरली, लेकिन आप यहां पे क्या कर सकते हो? इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर, मैन्योरिंग जो करना चाहो कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इरिगेशन तो नीचे चल रही है और मैन्योरिंग ऊपर चल रहा है। साथ साथ जो आपका सब सरफेस इरिगेशन है ना, वो स्पेस ही नहीं लेके जाएगा। सर स्पेस क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि स्पेस नहीं लेके जाएगा, रीजन इज यहां पे क्या होगा? जब इरिगेशन की नालियां बनाओगे, पाइप डालोगे, स्प्रिंकलर लगाओगे, सब कुछ सरफेस पे कम या ज्यादा जगह तो लेके जाएगा ना। ये तो नीचे है ना, नीचे है तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए नीचे है तो क्या करेगा? कोई प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? वाटर सेविंग हो जाएगी। आपको पानी ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर सेविंग हो गई है। रीजन, जो आपके इवेपोरेशन लॉसेस है वो खत्म हो चुके हैं। इवेपोरेशन तो सरफेस होता है, ये तो सरफेस के नीचे डाल रहे हो। लेकिन फायदों के साथ साथ नुकसान है इसके। सर अब नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान की बात करेंगे ना तो इसका नुकसान क्या है? डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहला तो नुकसान है जी इसका कॉस्ट। ये सबसे बड़ा नुकसान है। महंगा है सर, तो यूज करना मुश्किल है। कॉस्ट के साथ साथ ये करने के लिए फार्मर को क्या चाहिए? ये करने के लिए फार्मर को टेक्निकल नॉलेज चाहिए, है ना। अगर टेक्निकल नॉलेज फार्मर के पास नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, अगर पाइप आपने डाली हुई है तो पाइप के अंदर जो क्या होते हैं, जो आपके एमिटर्स होते हैं, मतलब जो ड्रिपर्स हैं, वो क्या हो सकते हैं? वो ब्लॉक हो सकते हैं। एमिटर्स, ड्रिपर्स का ब्लॉकेज हो सकता है। चौथा नुकसान ये है कि पानी खारा वारा होगा तो नहीं लगा पाओगे, नीचे जाके दिक्कत कर देगा। यहां पे गुड वाटर या फिर गुड क्वालिटी वाटर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अच्छी क्वालिटी वाला पानी होना चाहिए। समझ गए होंगे सब सरफेस के बारे में। आगे चलेंगे, अगले टाइप की इरिगेशन की बात करेंगे। और नेक्स्ट इरिगेशन के अंदर हमारा टाइप कौन सा हो गया? नेक्स्ट इरिगेशन के अंदर हमारा जो टाइप आ गया है वो अब पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिगेशन, जिसे कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप के साथ साथ इसे क्या बोला जाता है? इसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। ड्रिप के साथ साथ क्या बोल देते हैं इसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। हिंदी में कहें तो इसे टपकन सिंचाई विधि या फिर बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कह दिया जाता है। सर ये क्या होता है? ये तो बहुत आसान है, अभी आपको बताया था। सबसे पहला तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। कितनी होती है सर? आपको पता ही है, 90 to 95% या फिर कह दीजिए मोर देन 90% क्या होती है? इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, ड्रिप के अंदर हम क्या करते हैं? ड्रिप के अंदर हम वाटर को, ड्रिप इरिगेशन के अंदर वाटर को रूट जोन के अंदर प्रोवाइड करते हैं, और वो भी बूंद बूंद के रूप में, एक एक ड्रॉप के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो रूट जोन के अंदर जाता है पानी, इसलिए वहां पे अगेन क्या हो जाता है? लॉसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि लॉसेस तो तब होंगे जब पूरे खेत पे पानी दोगे। पूरे खेत में तो देना ही नहीं है। पानी कहां पे दे रहे हो? पानी सिर्फ और सिर्फ दे रहे हो जहां पे आपका प्लांट है। प्लांट के नियर बाय पानी दिया जा रहा है।
तो प्लांट के नियर बाय पानी दिया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, लॉसेस कम हो जाते हैं। साथ साथ ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है जहां पे कौन सी सॉइल होंगी, सोल्ट अफेक्टेड सॉइल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपका जो है ना सोल्ट अफेक्टेड सॉइल, ये क्या करेगा, सोल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर सोल्ट को वॉश डाउन कर देगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड ARD 2018 के अंदर, क्वेश्चन में कहा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ड्रिप इरिगेशन, और उसमें एक ऑप्शन था जिसमें लिखा गया था इट विल रिड्यूस सोयल सैलिनिटी, और सब बच्चों ने कहा कि तो सही है, ड्रिप इरिगेशन तो सोयल सैलिनिटी कम करता है। अब ड्रिप इरिगेशन सोयल सैलिनिटी कम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सोयल सैलिनिटी कम करने के लिए आपको लीचिंग करवाना पड़ेगा, है ना। जब लीचिंग होगी, पानी जो है वो ऊपर से नीचे जाएगा, तभी तो लीचिंग के बाद जो ऊपर सोल्ट होंगे वो रिमूव होके नीचे जाएंगे, और सोल्ट नीचे जाएंगे तभी तो वहां पे क्या होगा, तभी तो वहां पे क्या होगा, सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। लेकिन होता क्या है, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात आपको आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई होगी। ये वाली बात तो बताई होगी, अगली जो बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ना जी ना। एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए लैंग्वेज समझाता हूं। ड्रिप इरिगेशन जो होता है ना, वो सोल्ट को मिट्टी में तो कम नहीं कर पाता, लेकिन वो रूट जोन से सोल्ट को हटा देता है, वॉश अवे कर देता है। इसको समझने के लिए होली खेल लेते हैं। होली कैसे खेलते हैं? व्हाइट टी शर्ट पहन लेते हैं, होली खेलते हैं। व्हाइट टी शर्ट बहुत गंदी, घर आ गए यार, है ना, टी शर्ट को उतार के क्या किया, टैप के ऊपर, नल के ऊपर डाल दिया, रात को सो गया, सुबह देखेंगे टी शर्ट को धोना वोना जो भी है। क्या हो रहा था वहां पे, रात को जिस टैप के ऊपर, नल के ऊपर आपने डाला, वो नल से टप 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 पानी गिर रहा था। बताओ अगर मेरी टी शर्ट सारी गंदी थी, सारे पे कलर लगा हुआ था, टप 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 होने से इतने से एरिया में से वो कलर नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा सर। टी शर्ट तो साफ नहीं होगी आपकी, लेकिन कलर यहां से धुल जाएगा, हट जाएगा, वॉश अवे हो जाएगा। इसी तरह से ड्रिप इरिगेशन करने पर क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन करने पर सोयल सैलिनिटी तो कम नहीं होगी, लेकिन रूट जोन से सोल्ट वॉश अवे हो जाएंगे। तो सोयल सैलिनिटी कम नहीं करता, लेकिन स्टिल सैलाइन सोयल के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि आपकी रूट जोन से सोल्ट को हटा देगा, तो पौधे के ऊपर सोल्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताओ आज तक ये बात किसी ने तुम्हें ड्रिप इरिगेशन में समझाई क्या? मैंने क्यों समझाई पता है? क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, मैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूं। इसीलिए हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन देता हूं, लैंग्वेज में कमांड बनाओ। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाते होंगे ना, तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे, लेकिन आंसर देखते ओ यार ये तो आता था। आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज में पकड़ नहीं है, और जब तक लैंग्वेज में पकड़ नहीं है ना, तब तक एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो ये कह दो कि ड्रिप की एफिशिएंसी होती है 90 से 95%, वाटर सेविंग होती है 50 से 70%। ये वो बातें जो किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट और साथ साथ क्या, लैंग्वेज, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो ड्रिप की हम बात कर रहे थे। ड्रिप के लिए बोला गया, क्या बोला गया ड्रिप के लिए, कि सोल्ट अफेक्टेड सोइल के अंदर क्या होती है, ये सूटेबल होती है, और साथ साथ क्या होता है, जहां पे सोल्ट होंगे ये क्या कर देगा, उसे लीच डाउन कर देगा, ये क्या कर देगा, वॉश अवे कर देगा। और वाटर सेविंग की बात करेंगे, 90 से 95% तो ये क्या करता है, एफिशिएंसी देता है। सोइल के टाइप पे डिपेंड करेगा, लगभग 50 to 80% की वाटर सेविंग भी कर सकता है। 50 to 70 भी लिखा जाता है, 50 to 80 भी लिखा जाता है ना। तो यहां पे क्या हो जाता है, ये वाटर सेविंग हो जाती है। और जिस एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा था, एफिशिएंसी जो होती है 90% होती है किसकी, ड्रिप इरिगेशन की, लगभग 70%, कभी कभी आपने 65 भी पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 65 या 60 to 70 कह देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। 60 to 70% एफिशिएंसी किसकी होती है, वो होती है आपके स्प्रिंकलर सिस्टम की। और जब फरो के अंदर जाते हैं, तो फरो की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो लगभग होती है 60 से 80%। किसकी एफिशिएंसी बता रहा हूं, फरो इरिगेशन की। लेकिन फरो के अंदर का स्पेशल टाइप बोल दिया गया फरो का, कौन सा, सर्ज इरिगेशन, तो फिर एफिशिएंसी 60 से 80 नहीं, सर्ज इरिगेशन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 85 to 90% सर्ज इरिगेशन की एफिशिएंसी हो जाएगी।
ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन की हम बात कर रहे थे। ड्रिप इरिगेशन की बात करेंगे। ड्रिप इरिगेशन को हर जगह नहीं किया जाता, ये वहां पे किया जाता है जहां पे क्या है, जहां पे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। वैसे तो ड्राई लैंड का मतलब होता है जहां पे जो फसलें हैं वो किससे होती हैं, वर्षा से होती हैं। मैंने ड्राई लैंड क्यों बोला, बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं वाटर स्कार एरिया, या फिर कह दीजिए वाटर स्कैंटी एरिया, जहां पे पानी की क्या है, पानी की कमी है। जहां पानी की कमी है, खेतों में आपको फसलें ग्रो करनी है, तो सीधी सी बात है ऐसा आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जो क्या कर सके, पानी को बचा सके। तो जो आपका ड्रिप इरिगेशन है ना, ड्रिप इरिगेशन का सबसे बड़ा फायदा ही यही है ना। ड्रिप इरिगेशन का फायदा क्या है, देखो ड्रिप इरिगेशन के बेनिफिट के अंदर क्या आ जाएगा, ड्रिप इरिगेशन के बेनिफिट के अंदर सबसे पहला बेनिफिट तो आ गया इसका, क्या करता है ये, वाटर सेविंग कर देता है। 50 to 70% की ऑलमोस्ट वाटर सेविंग कर देगा, है ना। अब ये 50 to 70% की वाटर सेविंग कैसे कर देगा, वो कुछ इस तरह से कि ट्रेडिशनल मेथड से कंपेयर करोगे ना, ट्रेडिशनल मेथड से कंपेयर करके, ट्रेडिशनल मेथड में जितना पानी दे रहा है इसमें आपको पानी कम देना पड़ेगा। पानी कम देने के साथ साथ ये पानी वहां पे देगा जहां पे क्या है, जहां पे आपका क्या है, प्लांट है ना। तो ये क्या करेगा, जहां पे प्लांट है वहां पानी देगा, बूंद बूंद के अंदर पानी देगा, तो कोई पानी कम ज्यादा नहीं जाएगा। पानी कैसा जाएगा, पानी एकदम यूनिफॉर्म जाएगा। उसके साथ साथ ये क्या कर देगा, पानी कम के साथ साथ सोइल इरोजन कंट्रोल कर देगा। क्यों करेगा, ज्यादा पानी जा ही नहीं रहा है ना, तो सोइल इरोजन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। सोइल इरोजन कंट्रोल के साथ साथ पूरे खेत पे पानी नहीं जा रहा, तो पूरे खेत पे क्या नहीं उग पाएंगे, वीड भी नहीं ग्रो हो पाएंगे। मतलब ये क्या कर देगा, ये खरपतवार आपके जो वीड है उनको भी क्या कर देगा, उनको भी ये कंट्रोल कर देगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी लैंड की सेविंग करेगा। कैसे करेगा, कोई फरो नहीं बनानी पड़ी, कोई चेक नहीं बनाने पड़े, कोई रिंग नहीं बनाने पड़े, तो क्या हो गई, लैंड की सेविंग हो गई। और एक बार लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, मतलब कि लेबर की सेविंग भी हो गई है। एक बार लग गया, अब तो बटन दबाना है, अपने आप पानी जाता रहेगा, लेबर सेविंग भी हो जाएगी। ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे भाई लोगों फायदे हो जाएंगे ड्रिप इरिगेशन करने के। लेकिन सर अब लेकिन क्या आ गया, लेकिन फायदे तो आपको पता ही है, नुकसान के साथ ही आते हैं। तो नुकसान यहां पे क्या हो जाएगा, सर देखो नुकसान की बात करेंगे, अगर बात करेंगे किसकी, डिसएडवांटेज की। अगर ड्रिप इरिगेशन की डिसएडवांटेज की बात करेंगे ना, तो सबसे पहला तो वही डिसएडवांटेज आ जाएगा, हायर कॉस्ट। खर्चा इसके अंदर ज्यादा आएगा, वो क्या हो जाएगा, एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड, आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। फोर्थ, जो एमिटर्स होंगे है ना, जो एमिटर्स होंगे या फिर जो आपके क्या होंगे, ड्रिपर्स होंगे, वो ब्लॉक हो सकते हैं, है ना, उनकी ब्लॉकेज हो सकती है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, गुड क्वालिटी वाटर आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का वाटर यूज नहीं किया तो ब्लॉक, जो आपके ड्रिपर्स एमिटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो फायदों के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये कुछ एक नुकसान हो जाएंगे किसके, आपके ड्रिप इरिगेशन के। आगे चलते हैं। अब ड्रिप के बाद लास्ट की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा, जितना अभी तक आपको पढ़ाया। अगर आपको समझ आया तो एक लवली सा वाई लिख दीजिए चैट के अंदर, ताकि मैं बिंदास चल सकूं आगे और आपको बता सकूं किसके बारे में, आपको बता सकूं स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। वो अलग बात है कि मैं लेक्चर को रिकॉर्ड ही कर रहा हूं, लेकिन जब तुम देख रहे होगे ना, तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस लेक्चर को देख रहा हूं, चैट में पढ़ रहा हूं कि क्या मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जरूरी है आप लोग का समझना, और जरूरी है आप लोग के लिए बहुत सारी बातें समझना। मैं जो काम करता हूं ना, मैं साफ दिल से करता हूं। पैसा कौन नहीं कमाता, आप भी पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी पैसे के लिए रात को 10-11 बजे माथे मार रहा हूं, है ना। मैं आपको ये वाली बातें क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि जो भी करो जिंदगी में, बट एटलीस्ट लाइफ में उस पोजीशन पे हो जहां पे समझ सको सही क्या और गलत क्या है। मैंने ना अभी एक मीम डाला था 2-3 दिन पहले, आपने डेफिनेटली देखा होगा, जिसमें वो कहता है, भाई तेरे पास वकील का नंबर है क्या। वो कहता क्या हुआ, कहता यार केस करना है धोखाधड़ी का। बोला किस पे, कहता उन पे जो कहते थे 10वीं कर ले मजा आ जाएगा, 12वीं कर ले मजा आ जाएगा, BSc कर ले पर मजे नहीं आए, है ना। वो आपने बहुत देखी वीडियो, मैंने वीडियो अपलोड करते टाइम नीचे कमेंट के अंदर पिन भी करा था।
क्या करा था, मैंने लिखा था कि इस मीम को, इस तरह के मीम को ना भी सिर्फ मजे के लिए यूज किया, मतलब कि आप बोर हो गए हो तो रिफ्रेशमेंट के लिए यूज करो बस, कि उसे सुना, थोड़ी स्माइल आई फेस पे, बढ़िया फील हो रहा है और छोड़ दिया उसे। लेकिन बच्चा करता है उसी साइकोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है, उसे लगता है यार मजे तो आए ही नहीं। मजे जिंदगी में कभी नहीं आते सर। ऊंचा उड़ना है ना तो पंखों को फैलाना पड़ेगा, हौसलों को लाना पड़ेगा। मजे जैसा जिंदगी में कुछ नहीं होता, क्योंकि होता है तो कुछ ये कि स्ट्रगल करो, स्ट्रगल के अंदर मजा ढूंढो। बिकॉज कहते हैं ना कि वो काम करो जिससे तुम्हें प्यार हो, या फिर जो तुम करते हो उससे प्यार करना शुरू कर दो। अब या तो तुमने बीएससी एजी करी है कि तुम्हें एग्रीकल्चर से प्यार था, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई साहब इससे प्यार करना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज चीजों में एंजॉयमेंट ढूंढेंगे ना जो आप करते हैं तो लाइफ में सक्सेसफुल है, और जो करते हैं उसमें तो मजा नहीं आ रहा, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, फालतू के अनाशना कमेंट्स लिख रहे हैं कहीं ग्रुप के अंदर नेगेटिव, उसके अंदर मजा आ रहा है, लिखो इसके बारे में, लिखो इसके बारे में, दो उसको गालियां, माँ की गालियां, बहन की गालियां, है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा करने से हम अपना ही दिमाग खराब कर रहे होते हैं। तो अपने अंदर हमेशा कहता हूं पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आइए, दूर हो जाइए नेगेटिविटी से। लेकिन हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ स्ट्रगल, जो आपकी मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप इस टाइम पे अगर शुरू से लेक्चर को एंड तक देख रहे हो, कंसिस्टेंसी आपके अंदर है तो अच्छी बात है। अगर आपने लेक्चर को बीच में छोड़ के दोबारा से देखा तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। एंड कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो आपको क्या करवाएगी, इस साल आपके एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करवाएगी। लास्ट मेथड पे चलते हैं। हमारा जो लास्ट मेथड आ गया वो कौन सा आ गया, हमारा लास्ट मेथड आ गया स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर की बात करेंगे, जैसे ऊपर से बारिश आती है ना यार, उसी फॉर्म में क्या किया जाता है, ये ऊपर डाल देता है। किसको डाल देता है, ये ऊपर डाल देता है किसको, आपके पानी को, बारिश के फॉर्म में। दो तरह का हो सकता है, एक तो होता है रोटेटिंग हेड। क्या होता है, रोटेटिंग हेड। ये आपने देखा होगा, क्या होता है, घूम रहा होता है ना, ऊपर ऊपर से वो घूम रहे होते हैं। आजकल तो रेन गन भी आता है, रेन गन देखा हुआ है, ऐसे गन जैसा ही होता है, और बहुत दूरी तक क्या करता है, पानी डालता रहता है। जैसे आपने अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये रेन गन ही है, बहुत दूरी तक क्या करती है, ये पानी डालती है। तो रेन गन तो हो गया, लेकिन अभी जो बोल रहा हूं वो दो तरह के होते हैं, रोटेटिंग हेड, या फिर इसे रोटेशनरी भी कह दिया जाता है ना, रोटेटिंग या फिर रिवॉल्विंग या फिर रोटेशनरी कह दिया जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है परफोरेटेड। परफोरेटेड क्या होता है, देखो परफोरेटेड की बात करेंगे तो परफोरेटेड क्या होता है, वो आपका होता है जिस पाइप के अंदर छेद होते हैं, है ना, पाइप के अंदर होल होते हैं, घूमता घूमता कुछ नहीं है उसके अंदर, बस पानी के अंदर पाइप के अंदर होल है और उससे चारों तरफ क्या होता है, पानी जाता रहता है। जो आज के टाइम में ज्यादा यूज किया जाता है वो रिवॉल्विंग यानी कि रोटेटिंग हेड को, या फिर जो मैंने अभी आपको दिखाया जो यूज किया जा रहा है वो क्या है, रेन गन को। और इन्हीं स्प्रिंकलर को ओवरहेड सिस्टम भी कहा जाता है। ओवरहेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रॉप के ये ऊपर होता है, फसलों के ऊपर होता है, ओवरहेड इसे कहा जाता है। लेकिन आपका जो स्प्रिंकलर है ना वो टोल क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं होता। सर क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए टोल क्रॉप्स में क्या होगा, क्रॉप तो इतनी बड़ी चली गई, बेचारा स्प्रिंकलर यूं रह गया, अब स्प्रिंकलर यूं दिख रहा है, भाई कहां करूं, तो कर ही नहीं पा रहा ना यार। तो स्प्रिंकलर टोल क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं हो पाएगा, अदरवाइज सूटेबल है। और सबसे अच्छी बात, अंडुलेटिंग लैंड, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी जहां पे होगी, जहां पे कोई भी मेथड सूटेबल नहीं है, लेकिन उस अंडुलेटिंग टोपोग्राफी के अंदर कौन सूटेबल होगा भाई साहब, वहां पे आपका जो स्प्रिंकलर मेथड है वो अच्छे से काम करेगा। कहां पे, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी पे। सर इसका मतलब क्या होता है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया उबड़ खाबड़ जमीन। उबड़ खाबड़ पे ड्रिप काम तो कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छे से काम क्या कर देगा, सबसे अच्छे से स्प्रिंकलर काम कर देगा। स्प्रिंकलर की बात करेंगे तो एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी, कुछ 50 to 70% के आसपास ये एफिशिएंसी देगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो विंड वेलोसिटी से अफेक्ट होगी, है ना। विंड वेलोसिटी अगर ज्यादा हो जाएगी ना तो विंड वेलोसिटी से इसकी एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। स्प्रे कर रहा है पानी को, हवा तेज चलेगी, खेत से बाहर फेंक देगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, अफेक्ट होगी। लेकिन 50 to 70 के आसपास ये एफिशिएंसी दे सकता है। डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा हवा पे। क्योंकि आप बोलेंगे सर पहले आपने 60 to 70 कहा था, वही तो कह रहा हूं,
पंजाब में लगा दोगे तो 60 to 70% एफिशिएंसी दे देगा, राजस्थान में लगाओगे तो 50 to 70% ही दे पाएगा। उसके साथ साथ वाटर सेविंग की बात करते हैं तो वाटर सेविंग कितनी कर देता है, जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है वो 35 से 40% की क्या कर देता है, 35 से 40% की वो वाटर सेविंग कर देता है। कितनी वाटर सेविंग करता है, 35 से 40% की वाटर सेविंग करता है। उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन की तरह ये क्या कर सकता है, ये इरोजन को कम कर सकता है। जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन क्या करता है, पानी ज्यादा नहीं डालता तो वो क्या करता है, वहां से इरोजन नहीं हो पाता, ये भी क्या कर देगा, इरोजन को कम कर देगा। उसके साथ साथ आप स्प्रिंकलर को यूज कर सकते हैं किसके लिए, फ्रोस्ट कंट्रोल के लिए। सर ये क्या होता है, फ्रोस्ट कंट्रोल की बात करेंगे। फ्रोस्ट का मतलब होता है पाला पड़ना। पाला कब पड़ता है, जब आपके यहां पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर लेस देन 0 हो जाता है ना, 0 डिग्री या फिर जो लेस देन 0 डिग्री हो जाता है तो भैया वो क्या है, वो पाला पड़ चुका है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जब पत्तियों के पानी का छिड़काव कर देंगे, जब 0 डिग्री पे है, सामान्यतः जो पानी का तापमान होता है वो 20 डिग्री के आसपास होता है, तो 20 डिग्री के पानी को जब छिड़काव कर दोगे तुम कहां पे, 0 डिग्री वाली कंडीशन पे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फ्रोस्ट कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या करता है भैया, ये फ्रोस्ट से कंट्रोल कर देता है। उसके साथ साथ आप जब क्या कर देंगे, आप जब स्प्रिंकलर को लगाएंगे तो ज्यादा आपकी जगह नहीं लेके जाएगा, तो क्या कर देगा, लैंड की भी क्या कर देगा, ये सेविंग कर देगा। क्या कर देगा, आपकी लैंड की सेविंग करेगा, ज्यादा लैंड आपको यहां पे यूटिलाइज नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो, अभी कहा था फायदों के साथ हमेशा नुकसान तो आएंगे ही आएंगे। तो जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसके फायदों की बात कर ली तो लॉजिकल सी बात है, इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी तो होते ही होंगे। तो सबसे पहला तो क्या है, विंड इफेक्ट। विंड इफेक्ट का मतलब कि जब तेज हवा चलेगी तो तेज हवा क्या करेगी, इसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगी, है ना। क्या करेगी, इसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगी। तेज हवा चल रही है, पानी को उठा के फेंक देगी तो उससे एफिशिएंसी क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या है, दूसरा नुकसान है इसके अंदर जो खर्चा है आपका वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। उसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज चाहिए। टेक्निकल नॉलेज के साथ यहां भी जो आपके नोजल्स होंगी, है ना, वो ब्लॉक हो सकती है, इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी का वाटर यूज करना पड़ेगा। वाटर को यूज करने से पहले आपको वाटर की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके स्प्रिंकलर के नुकसान हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएंगे, स्प्रिंकलर के नुकसान हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्प्रिंकलर जो है ये सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल होता है। सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये बड़ी बात इसलिए बिकॉज मोस्टली मेथड सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, बट ये वाला मेथड जो है ये सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल है। बट जो ड्रिप होता है, जो स्प्रिंकलर होता है, वो यूजुअली क्ले के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है ना। ये क्या होता है, ये टॉल क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं होता और ये क्लेई सॉइल के अंदर भी सूटेबल नहीं होता। सैंडी सॉइल के लिए इसे सूटेबल माना जाता है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी के अंदर इसे सूटेबल माना जाता है। ठीक है, यहां पे आपका टाइप ऑफ इरिगेशन का जो सेकेंड पार्ट था वो खत्म हो गया। अगला टॉपिक शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं थोड़ा इस लेक्चर के बारे में ज्यादा चिंता कर रहा था, उसका कारण यह था कि काफी दिन का गैप आ गया था, बट अब नहीं आने दूंगा, डोंट वरी। उसका एक ही कारण था क्योंकि मैं शाम को, आज मैं क्लास क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरी ना 6 to 9 PM पे जो इंग्लिश मीडियम क्लास होती है ना वो नहीं थी, है ना। तो इसीलिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, अदरवाइज मैं ना कर पाता। तो मैं अब जल्दी से आ जाऊंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आपको पता है ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, कौन सा, 95-200-90-200। अगर ये नंबर बिजी जा रहा हो तो दूसरा नंबर डायल कर लेना, ये वाला लग जाएगा। अगर ये भी बिजी जा रहा हो तो तीसरा नंबर डायल कर लेना। कोई भी आपको करियर रिलेटेड डाउट हो, कोर्स वाली बात छोड़ो यार, कोर्स कूपन कोड वाली बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, पढ़ाने आए तो पढ़ाएंगे, जब कूपन कोड देना होगा तो बिंदास कूपन कोड देके जाएंगे। क्योंकि आप लोग लास्ट में अक्सर कोर्स की बातें कर रहे होते हो, सर कोर्स कितने का, ये वो। कोर्स नहीं बेचना आपको यार, कोर्स आप अपने आप लेंगे जब आपको दिखेगा कि पीपीटी दे दी और बिना पीपीटी के पढ़ा दिया।
क्यों पढ़ाया, वो तो ऐसे ही यार, कुछ लोग फालतू है ना, मतलब अपने आप को, ठीक है हर कोई अच्छा होता है अपने फील्ड के अंदर, कोई बुरा नहीं होता, बट किसी को लगता है कि दूसरे को नीचा दिखा के ऊंचा बना जा सकता है, तो मे भी उनके बिहेवियर में हो सकता है। पर मैं आपको इसकी पीपीटी दूंगा। पर आपको करियर रिलेटेड कोई डाउट आ रहा हो या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। 95 290 200 या फिर 9828882277। ये भी ना मिले तो एक हमारा और नंबर भी है, क्या मुझे याद है वो 9023284483, यस है ना। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली इनमें से नंबर कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। अब अगर कोई आपके डाउट बचे हैं तो आप लाइव चैट में मत लिखिएगा, नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे लिखिएगा, एंड मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा और बहुत अच्छे से रिप्लाई करूंगा। आज के लिए ओवर करेंगे, इरिगेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक ड्रेनेज हम शुरू करेंगे, लेकिन आपको लगता है ड्रेनेज से पहले कोई और करना चाहिए तो आप मुझे चैट के अंदर लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं अकॉर्डिंगली कर लूंगा, सारा ग्राउंड में कवर करूंगा। अगले 3 से 4 दिन के अंदर फिर से मिल जाऊंगा। पर मेरी क्लास अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।